गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप अपने हथेलियों को गर्म करते हैं और अपनी आंखों को चलाते हैं। चलिए एक बार फिर से सभी को प्रणाम। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे 10th चैप्टर हो चुका है, बस शायद आज ये लास्ट ही क्लास हो हमारी। हमने प्रसव के बारे में परिचर्चा करी थी लास्ट वाले इसके अंदर कि कैसे क्या खाना पीना चाहिए, कैसे प्रसव होना चाहिए, कैसे होता है, इस बारे में हमने बात करी थी। अब उसके बाद बात करेंगे प्रसवोत्तर परिचर्चा कि प्रसव के बाद क्या होना चाहिए एक्चुअली, उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। तो बच्चा पैदा हो जाने के तत्काल बाद 6 से लेकर 8 सप्ताह तक का समय प्रसवोत्तर समय कहलाता है, मतलब प्रसव के बाद का टाइम। ठीक है, तो वो बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है जिसमें हमें रेस्ट भी चाहिए, पूरा न्यूट्रिशन भी चाहिए, बच्चे को भी संभालना है और बाकी की भी सारी चीजों को ध्यान देना है। तो उसके लिए पहले से ही शुरू से जब जानकारी लेते रहते हैं तो बढ़िया रहता है। पर जिनके फर्स्ट बेबी होते हैं उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता, तो उन्हें पहले से ही इन सब चीजों के बारे में हमें बताना चाहिए। ठीक है। अपरा के निकल जाने के बाद प्रसूता की परिचर्या का प्रारंभ होता है। अब जब अपरा निकल जाती है, मैंने बताया डिलीवरी तो पहले हो जाती है, बच्चा पहले डिलीवर हो जाता है, बाहर आ जाता है, पर उसके बाद में ही हमारा ये जो अपरा होती है वो उसको निकलने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। मैंने बताया किस तरीके से उसको चेक करते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है उसको। तो जब वो निकल जाता है उसके बाद में परिचर्या का टाइम स्टार्ट होता है। अपरा निकलने के बाद प्रसूता को पलंग या चारपाई पर उत्तान आसन में लिटा देना चाहिए। उत्तान आसन क्या है? पैर ऊंचे और सर नीचा, इस तरीके की कंडीशन में लिटा देना चाहिए। अगर बेड पे लिटा रहे हैं तो, क्योंकि बेड पूरा फ्लैट है, तखत है तो वो पूरा फ्लैट है, तो उसके ऊपर भी हमें कुछ उनके पैरों के नीचे रख के ऊपर की कंडीशन में लिटा देना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अपरा निकल जाने के बाद प्रसूता को जिसका सिरहाना कुछ ऊपर कर देना चाहिए ताकि प्रसव शोणित नीचे की ओर आसानी से उत्तानासन, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने इसमें। ठीक है, ताकि प्रसव शोणित नीचे की ओर आसानी से स्रावित हो सके। और उत्तानासन प्रसूता को 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक रखना चाहिए। अभी 2 से 4 हफ्ते तक क्या लगभग हमारा होता है 45 डेज तक तो ब्लीडिंग होती ही है अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो भी इसी सेक्शन में भी ये होता है कि हल्की हल्की ब्लीडिंग तो होती रहती है। उसमें क्या होता है कि यूट्रस को ऑलरेडी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि खुला हुआ होता है, ओपन होता है यूट्रस, तो उसमें वैसे ही अंदर से पहले क्लीन कर दिया जाता है। फिर भी हल्की हल्की ब्लीडिंग होती ही रहती है और वो नॉर्मल है, होना ही चाहिए। विसर्जन प्रारंभिक कुछ दिन में मलमूत्र विसर्जन, अन्न ग्रहण भी लेटे लेटे करना ही उचित है। जहां तक हो सके लेटे ही रहना चाहिए। साधारणतः जब तक प्रसव शोणित रहता है तब तक आराम करना चाहिए। इसीलिए आराम का विधान रखा गया था कि आप लेटे रहेंगे और जितना रेस्ट करेंगे, क्योंकि बॉडी की पूरी कंडीशन ऐसी होती है कि इतनी नाजुक होती है उस टाइम बॉडी, जैसे एक नवजात शिशु की होती है। उसको कितना हम हाथों पे रखते हैं, ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना है, लेटा के रखो, सोने दो, आराम करवाओ। सेम सिचुएशन यहाँ पे, सेम नहीं कहूंगी, और भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे लेडी की होती है। पर हम उसको बिठाते भी हैं, काम भी करवाते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, बच्चे को खिला ले, फीड कर ले, और बस इतना होना चाहिए कि बैठ के बच्चे को फीड करवाया और तुरंत वापस रेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हो सके तो मलमूत्र का त्याग भी आप इसी कंडीशन में करो।
ठीक है ना। और अन्न भी लेटे लेटे लो, तो अन्न कैसा दिया जाता है, इसीलिए लिक्विड डाइट ज्यादा दी जाती थी कि खिचड़ी दे रहे हैं या हलवा दे रहे हैं या दलिया दे रहे हैं दूध का, दूध के साथ में बाकी की चीजें दे रहे हैं, और दूध बहुत ज्यादा देते थे। दूध में सौंठ डाला वो दे दिया, अदरक डाला वो दे दिया, हल्दी का दूध दे दिया, तो वो अंदर से क्लिनजिंग करता था। और क्योंकि हल्दी के अंदर सारे एंटी गुण्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, ठीक है, तो वो सारी चीजें मिलकर के अंदर से सारी क्लिनजिंग करके, क्लिनजिंग भी करती थी, साथ में न्यूट्रिशन देती थी, पोषण देती हैं, इसलिए इन सब चीजों को यूज किया जाता है। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता उस इन सब चीजों से, अगर आप मिल्क डेली लेंगे और साथ में जैसे जो अजवाइन वगैरह का बना के देते हैं, काढ़ा जैसा बना के दिया जाता है, घी वगैरह डाल के, गुड़ डाल के, और आटे का बना के देते हैं, उसमें बहुत सारा आटा तो नाम मात्र ही लेते हैं, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो वो हमें एक्चुअली पोषण देने के लिए, हमारी बोन्स को, हमारे ब्लड को, हमारी मसल्स को, हमारी हर चीज को पोषण देने के लिए होता है। घी इसलिए दिया जाता है कि घी हमारी आंतों से लेके यूट्रस तक की सिकाई कर देता है और अंदर से क्लिनजिंग करके सारे बाउल्स को क्लियर कर देता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। अब कॉन्स्टिपेशन में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बैठ करके आप ताकत लगा रहे, तो फर्स्ट वाले में तो क्या होता है कि वेजाइनल वाले पार्ट में भी हमारा नीचे उसके अंदर पेरिनियम में भी कट लगता है, ठीक है, तो कट लगता है तो उसमें भी स्टिचेस 2-3 तो होते ही हैं, 2 तो होते ही है मिनिमम। किसी का अगर बच्चे का हेड बड़ा है तो 3 भी लग सकते हैं। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, ताकि ये कॉन्स्टिपेशन ना हो। इस तरीके का फूड ले, इसलिए मना करा जाता है कि शुष्क भोजन ना करें, आप अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस फूड ले। फल फ्रूट उस टाइम नहीं देते क्योंकि उनकी तासीर क्या है, थोड़ी ठंडी होती है, तो ठंडी भी होती है, और उस टाइम बॉडी की कंडीशन ये नहीं होती कि इस तरीके की चीजों को, क्योंकि उसमें क्या है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, रॉ होता है ना, रॉ फाइबर, तो जो फाइबर है वो उसको पचाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर जो एक प्रसूता स्त्री होती है उसको ऐसी चीजें चाहिए जो क्विक तो उसको ताकत दे और साथ में सुपाच्य भी हो, है ना, इसलिए फ्रूट्स नहीं दिए जाते हैं। कहने को तो फ्रूट्स भी ठीक ही है ना, अच्छे ही हैं, बट इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि ये कंडीशन होती है। और अंदर जब हम गरम गरम खाना, गरम चीजें, ये सब गरम दूध ये लेते हैं, तो आंतों की सिकाई, हमारे यूट्रस की सिकाई, क्लिनजिंग सब कुछ होती है, और वो हमारी बॉडी को ताकत देता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्म खाना ही दिया जाता है। और इसमें अधिकतर है ना, महीना भर आराम करवाया जाता है, और प्रथम 10 दिन तो पूरी ही तरीके से आराम होता है, और उसके बाद महीना भर अधिकांश आराम देने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है, जो अत्यंत युक्ति युक्त और वो है, स्वास्थ्यवर्धक है। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो 90-40 दिन वाला प्रावधान है वो क्यों है, इसलिए नहीं है कि आपको ये छूने नहीं देना या वो छूने नहीं देना, आपको वो सिचुएशन होनी चाहिए आपके साथ कि आप उठ करके काम कर सको। उस टाइम आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, तो उस टाइम में काम क्यों करना है ना। तो वो उस वाली बात से हमें बचने के लिए, हम सब कुछ करने के लिए हमें ये हमारे ये एक टाइम पीरियड तय किया गया था कि इतने टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है और इतने टाइम तक बहुत ज्यादा आराम की एक प्रसूता स्त्री को जरूरत होती है। गर्भाशय की स्थिति क्या होती है? गर्भाशय की स्थिति क्या होती है? बच्चे के जन्मते ही शिशु को अपने अंदर अजन्मे बच्चे को समाने के लिए सगर्भावस्था से में गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ बढ़ती जाती है। ये तो हमने पढ़ने लिया था। मैंने समझा दिया था ये ऐसे, है ना, थोड़ा बहुत समझाया था इसके बाद में, इसके ऊपर मैंने। चले ठीक है, एक बार थोड़ा सा वापस। हाँ, दूसरी क्लास ली नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, आपने तो ली थी गगन जी, किसने ली थी? जी मैम, नहीं पढ़ा है मैम। नहीं पढ़ा है ना, ऐसे ही समझा दिया था थोड़ा सा, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है। हाँ जी। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, ये सारी चीजें दी जाती हैं। अब हम कहाँ थे, फिर मैं बोलूँ गर्भाशय की स्थिति कैसी होती है। गर्भाशय की स्थिति तो ये होती है कि हमने उसकी कंडीशन ये थी कि भाई वो बढ़ रहा है लंबाई में, चौड़ाई में, आकार में। समझो एक छोटी सी जो पीरियड शेप की है, बिल्कुल उसकी जो शेप होती है एक नाशपाती की जैसी शेप होती है, ऊपर की तरफ ऐसा मोटा और नीचे की तरफ ऐसा। तो कैसे बताऊँ मैं आपको,
उसकी जो शेप होती है ना ऐसे करके ऐसी होती है, ऊपर से बड़ी और नीचे से ऐसे छोटा, जो ग्रीवा वाली स्थिति होती है ना। तो एक जो नाशपाती को आप उल्टा कर दो तो वो जो शेप है वो शेप टीयर लाइक शेप बोलते हैं हम इसको, वो शेप इसकी होती है। तो वो क्या है, पूरा बढ़ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक लंबाई चौड़ाई मोटाई सारी चीजें उसकी बढ़ गई हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब वो इस तरीके से बढ़ा है तो उसको इतना टाइम चाहिए कि वो धीरे 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 अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाए। क्योंकि वो किस तरीके से बढ़ा है, वो इतना बढ़ा है कि जो उसकी क्षमता नहीं थी, अपनी जो उसकी साइज है उससे 10 गुना अधिक बढ़ जाता है ना। तो उसको स्वाभाविक स्थिति में आने में बहुत टाइम लगता है, और सेम वो सिचुएशन कभी भी नहीं आ पाती है जो नॉर्मल पहले होती है। धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वो चेंज होता जाता है, और इसको ओवुलेशन स्वयं प्रवृत्ति है ये, जो अपने आप इसे 6 सप्ताह देते हैं, इसलिए 40 दिन का हम आराम का विधान रखा हुआ है। प्रसव के उपरांत उसी दिन यूट्रस का तौल, लंबाई वगैरह ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कितनी कितनी रहती है, बता रखी है। 2 दिन बाद तौल ये हो जाता है, इन्होंने बताया कौन से लंबाई 7 इंच, ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। प्रसूता और जो हमारे 40 डेज तक जब तक निकल जाते हैं ना, 3-4 जो शुरू के 3-4 दिन है, फर्स्ट डे से चालू हो जाता है। जैसे अपरा निकलती है ना, जैसे ही अपरा बाहर आई बस उसके साइज में धीरे 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 चेंजेस आने लग जाते हैं, पर इतना फास्ट नहीं होता है, वो बहुत धीरे होता है। तो उसको उस स्थिति में आने में, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद पेट कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे बहुत बड़ा सा पेट और वो लटक गया। तो हम क्या करते हैं, उसको कपड़े की लपेट करते हैं, उसके ऊपर मसाज करके हल्के हाथों से उसकी मसाज की जाती है, बिठाया जाता है उसको, फिर उसको कपड़े से, कॉटन के कपड़े से बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है कि हम जिस स्थिति में उसको बांध देते हैं वो उसी स्थिति में आ जाता है 40 दिन के अंदर। इसीलिए कॉटन के एक कपड़े से, जो लंबा सा कपड़ा होता है, उसको बांधने का इसका विधान हमने हमेशा से शुरू से रखा ही है। हमारे यहाँ ये होता है, नॉर्मल जो दाई माँ आती हैं या जो मसाज वाली जो आया आती थी वो ये काम करती हैं। विनायक जी प्लीज आप अपना ना माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज ना, बार बार इंटरप्ट हो रहा है। अब प्रसव जब हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, ये परेशान बस शिथिल हो जाते हैं। शिथिल स्थिति देखिए ना, मैंने बता दी कैसा हो जाता है, एकदम ढीला ढीला लटका लटका सा हो जाने के बाद, इसीलिए उसको मसाज वगैरह करके उसको सेट किया जाता है बांध के। आहार, प्रसव उपरांत स्त्री का आहार, विनायक जी प्लीज बंद कर दीजिए ना अपना माइक, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। सर प्लीज माइक ऑफ करवा दीजिए, उधर से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उनको पता नहीं, आई थिंक कि उनका माइक क्या है। अब ये क्या है, प्रसव के उपरांत स्त्री का आहार क्या रहना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, सादा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त क्यों होना चाहिए, पर्याप्त इसलिए होना चाहिए कि हम बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, कभी कभी 1-1 घंटे में भी नींद होती है बच्चे को, तो हम इसको पर्याप्त हो, क्योंकि जब हम दूध पिलाते हैं ना तो बहुत तेज भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, तो इतना खाना, इतना होना चाहिए उसके लिए कि वो उसके लिए पर्याप्त हो। ठीक है, उसको तरल आहार देना ही उचित होता है, क्योंकि प्रसव के उपरांत पाचन शक्ति कुछ दुर्बल हो जाती है। देखो मैंने बताया ना कि क्यों नहीं देते, क्यों ऐसा खाना देते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में देने की अपेक्षा अल्प मात्रा में अधिक बार सुपाच्य भोजन दिया जाए एक साथ, क्योंकि खा नहीं पाते हैं, खा भी नहीं पाते हैं, पचा भी नहीं पाते हैं, तो दोनों ही चीजें हैं। खाद्य द्रव्यों में प्रोटीन, शक्तिप्रद सामग्री मैंने बताई दिया था पहले कि इस तरीके की प्रोटीन वगैरह हमको देना चाहिए। रोटी, हलवा, मधुर रस के फल, फल तो थोड़े बाद में, कम से कम 8 दिन 10 दिन के बाद में फल दिए जाते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते। ये पदार्थ अधिक मात्रा में देने चाहिए, विशेषकर दूध फायदेमंद होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया।
मिल के लिए साफ किए हुए चावल, दाल, आलू, गोभी, कच्ची साग सब्जी, ये सब वर्ज्य होते हैं। अब ये सब चीजें नहीं देनी है, दाल है, आलू है, गोभी है, कच्ची साग है, चावल है, ये में से कोई भी चीज नहीं देनी है। मैंने पहले बताया कि इन सब तरीके का खाना क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है। मलमूत्र विसर्जन क्या करना है, का आधार कम होने के कारण उदर गुहा से रिक्त अवस्था में उदर की पेशियों की शिथिलता हो जाती है और कमजोरी के कारण मूत्र की सूजन से पीड़ा के कारण मूत्रमार्ग बंद भी हो जाते हैं कई बार। प्रसूति के पश्चात कुछ रोज तक प्रसूता स्वयं मलमूत्र त्याग करने में असमर्थ होती है। इसलिए यदि प्रसव पूर्व विरेचन दिया गया हो और प्रसूत के उपरांत 1-2 दिन मलत्याग न हो तो सामान्य, परंतु ज्यादा दिन लगे तो मृदु रेचक देना चाहिए। मृदु रेचक में देखो, इसमें वापस आ गया, कैस्टर ऑयल को देना उपयुक्त होता है कि रात को आपने दे दिया थोड़ा थोड़ा ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। मृदु रेचक होता है ये। मृदु रेचक होगा तो वो धीरे धीरे उसको कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करेगा। एक साथ बहुत सारा वो नहीं देना चाहिए, रेचक ज्यादा नहीं दिया जाता, मृदु दिया जाता है। मृदु में थोड़ा सा 10 ml से ज्यादा हम नहीं देते हैं और वो धीरे धीरे बाउल भी क्लींस रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है। तो जो स्टिचेस हैं, जो पेल्विक मसल्स की शिथिल हो गए हैं, ये सारे धीरे धीरे उस स्थिति में भी पहुंच जाते हैं और सफाई भी हो जाती है। ठीक है। इसके उपरांत मानसिक आराम भी होना चाहिए, सुखपूर्वक निद्रा में होनी चाहिए, काम क्रोध आदि से बचना चाहिए, क्योंकि अगर मानसिक आराम नहीं मिला तो दूध नहीं बनता है माँ के। अगर नींद पूरी नहीं होती तो दूध नहीं बनता है। अगर आप सो नहीं पाए ना तो दूध नहीं बन पाता है, फिर बहुत परेशानी होती है। फिर बच्चा फीड नहीं, आप बार बार पिलाओगे पर उसको दूध मिल ही नहीं रहा है तो वो पिएगा कैसे। और दूध आना तो पता चल जाता है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में वो सिचुएशन होती है कि अपने आप दूध आने लग जाता है। पर वो तब आएगा जब आपका खाना अच्छा हो, जब आप दलिया खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हो। और आप अगर अच्छी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे तो दूध नहीं बनेगा। दूध पीना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यायाम या शरीर की हलचल चिंतन शरीर के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक कर्म है, परंतु शारीरिक स्थिति देख के करना है। व्यायाम वगैरह एकदम से सोचते ना कि हम तो पहले मोटे हो गए थे अब हमको वेट अपना लूज करना है, नहीं, वो शरीर की स्थिति के अनुसार 40 दिन तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। हल्का फुल्का टहलो, बस केवल टहलना बहुत है। मतलब बॉडी को जंग भी नहीं लगानी है, पर थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करते रहो और आराम से अपने शरीर को चलाते रहो। इस तरीके से हमें काम करना है। हमारे यहाँ अभ्यंग भी करते हैं, बला तेल और सरसों का तेल मालिश करवाने का नियम है जो प्रसूता के हितकर होता है। मैंने पहले से ही बताया कि जो मसाज होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी को ताकत देना, शरीर का हर अंग जो इस तरीके से उसमें पेन होता है जैसे टूट गए हों सारे, इतना पेन जो वो डिलीवरी का होता है, वो फिर उसमें कुछ % पेन रह जाता है शरीर के अंदर। वो जाता कैसे, जब मसाज होती है, जब सर की मसाज हो रही है, जब अपने आपके सारे शरीर का अभ्यंग हो रहा है तो ये सारी चीजें धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती हैं। तो हमें उसको भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऋतु के अनुसार प्रतिदिन तेल की मालिश करना अर्थात गर्म जल से स्नान करना चाहिए। ऋतु के अनुसार, वैसे तो मैं बताऊं आपको, चाहे किसी भी ऋतु में आपका प्रसव हुआ हो, पर स्नान जहां तक हो सके कम से कम 15 दिन तो गुनगुने पानी से ही स्नान करना चाहिए। उससे शरीर की थकान कम होती है, दर्द कम होता है और बहुत शरीर को आराम मिलता है। जो हमारे जितने मसल सोरनेस, इचिंग, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो बहुत आराम मिलता है। तो हमारे यहाँ तो क्या किया जाता था, मैं बताऊं, फिर आ गई दादी नानी वाली बात पर, कि वो पोटली बनाते थे एक, जिस पोटली के अंदर कई सारी चीजें, अजवाइन वगैरह, ये क्या बोलते हैं, नाग केसर और कई सारी चीजें, एप्सम सॉल्ट, ये सब डाल के ना एक पोटली बना देते थे। उस पोटली को पानी की बाल्टी में, जिसमें गर्म पानी है, उसमें डाल के थोड़ी देर छोड़ देते थे कि तेज गर्म पानी में डाल के छोड़ दिया, उसका पानी का कलर चेंज हो गया। अब बस उतने ही उसी पानी से नहाना है आपको, धीरे 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 हल्का हल्का हाथ से डाल के। हाथ पैरों की सिकाई होती है और उससे क्या है, सारा पेन भी निकलता है और एक्सेसिव फैट भी निकलता है अपने आप। हमें ज्यादा शरीर में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभ्यंगा करो, स्नान करो, इससे अपने आप ठीक हो जाता है। पानी भी गुनगुना पियो, साथ में अजवाइन वाला, जीरे वाला पानी पियो, अपने आप ही दूध भी अच्छा आएगा, साफ आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रीस्ट में भी जो आजकल इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, इसी कारण से है, क्योंकि हम ये सब करते नहीं है। जब हमने वो सारी चीजें छोड़ दी तो फिर यही होगा। इसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं ये, प्रसव के उपरांत स्त्री का एक प्रकार से शरीर पूर्ण परिवर्तित हो जाता है। सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल करनी चाहिए। औषध और उपचार आवश्यकता अनुसार सूती का परिचय के नियम के अनुसार देना चाहिए, जिसमें मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहें और विकार ना हो।
तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दो, सारी तरह की सावधानियां बरतो, हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, यही सारी चीजें। और देश और काल के अनुसार जैसी स्थिति है, जैसा देश है आपका, अब ये नहीं कि ठंडा है या जिस भी तरीके का बहुत ज्यादा गर्म है और अब तेज गर्म पानी से नहा रहे तो नुकसान करेगा। ठंडा है तो तेज गर्म पानी से नहाओगे तो चलेगा, पर अगर बहुत गर्म स्थिति हो रही है तो हल्का गुनगुना पानी, मतलब ठंडा पानी ना हो, हल्के गुनगुने पानी से आप स्नान करो, आराम मिलेगा। तो ये वाली चीजें होनी चाहिए। द्वादश अध्याय हमारा क्या है? ये हमारा अध्याय है कि इसको क्या औषधि वगैरह हमें देनी चाहिए, किस तरीके की औषधि। तो अपरा के गिरने के पश्चात सूतिका को बल तेल का अभ्यंग करवा के वाथर औषधियों के क्वाथ चिकित्सा करानी चाहिए, ताकि वाथर तेल का पिचू लाभकारी है। अब हम क्या है, ये अभ्यंग करवा रहे हैं। ये बला तेल जो होता है ना, बहुत ज्यादा आराम करता है पेन वगैरह में, सारी चीजों में, और वात का शमन करता है, मतलब उसको खत्म करता है। और वातहर औषधियों का क्वाथ मतलब काढ़े बना के जो दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो कब से दिए जा रहे हैं ना, तो वो काढ़े वगैरह जो पानी इन द फॉर्म ऑफ अजवाइन एंड ऑल दिया जाता है, वो है। अब अन्न नहीं देते हैं 6 दिन तक। अन्न क्यों नहीं देते हैं? अन्न वो ही बस आपको दूध दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा, और उसके साथ में आपको उसको क्या नाम बोलते हैं, हरीरा मैम। हाँ हाँ, हरीरा, हरिया बोलते हैं उसको। उसको है ना, वो बना करके देते हैं, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे, वो ही आपको 6 दिन खाना है। फिर भूख लगती है तो फिर पूछ लेते हैं फिर क्या खाओगे, तो उसी हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद में फिर जो ये पंजीरी और लड्डू एंड ऑल, घी वगैरह सब देते हैं, तो वो सारी चीजें देना चालू करते हैं। उससे पहले तो अन्न देते ही नहीं है। तो वो हमारे शरीर के लिए ही है कि अंदर से वो पूरा क्लियर हो जाए, क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो पहले क्या कभी ऐसा होता था यूट्रस के, कहीं हमने कैंसर वगैरह से कुछ सुने थे, सर्विक्स के कुछ सुने थे, ऐसा कुछ होता था कि नहीं होता था? अब क्या है कि ये सारी चीजें तो निकल ही नहीं पाती हैं, पूरी क्लिनजिंग हो नहीं पाती है। ना वो खाते पीते हैं, ना हम अभ्यंगा कराते हैं। अरे मसाज कैसे कराएंगे, हम तो करा नहीं पाते। अरे डिलीवरी ही हो गई, अब मसाज में करवाने में क्या परेशानी है भाई? आराम से शरीर को वो चीज दो जिस चीज की नीड है। और क्या होता है कि जैसे ही अभ्यंगा उस टाइम पे होता है ना, तो जो बाकी का अंदर कुछ रह गया होता है, तो वो फ्लो भी प्रॉपरली होके ग्रोइंग के थ्रू वो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। और साथ में आपके पेट की वो कमर पे लपेट करते हैं, सूती कपड़े का लपेट किया जाता है, उसको भी जब बांध के रखते हैं ना, वो भी पेट को टाइट करता है। और शिथिल तो हो गए मसल सारे। और फिर क्यों आजकल हो रही है कि हर्निएशन हो गया, बाहर आ रहा है यूट्रस, इधर पलट गया, ऐसी हो गई सिचुएशन, वैसी हो गई, टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, क्यों होती है? क्योंकि वो उस टाइम था नाजुक। आपने ऐसे करवट जल्दी से बदली, आपने ऐसे करवट बदली, आप उठ करके चल रहे हो, तेजी से भाग रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तब पहले बच्चे में तो पता चलता ही नहीं है, ताकत इतनी होती है कि मालूम ही नहीं पड़ता, जवानी का जोश होता है ना। आजकल तो वो भी बुढ़ापे में आजकल बच्चे पैदा करते हैं, 30 साल के बाद उनको होश आता है कि अब बच्चे पैदा करने चाहिए। फिर सिचुएशन खराब होती है, फिर तो सर्जरी होती है। अब देखो, आप देख रहे हो नहीं कि कंडीशन आपकी बॉडी की क्या है। जल्दी एक्सरसाइज करना चालू कर देते, रूखा सूखा, नहीं नहीं घी नहीं खाएंगे वेट बढ़ जाएगा, नहीं 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 ये मेवे के लड्डू नहीं खाएंगे हमारे शरीर की ऐसी हालत हो जाएगी। नहीं खाने से आगे जाके वेट बहुत बढ़ता है, बॉडी फैट को एक्यूमुलेट करती जाती है, क्योंकि उसे चाहिए होता है, पर हम नहीं दे रहे हैं। गुड फैट है, घी कभी नुकसान नहीं करता। हाँ, एक्सेसिव हर चीज नुकसान करती है, पर गुड फैट कभी भी नुकसान नहीं करता है। आप उसको सही क्लियर वे में लो, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितना लेना है, और उस टाइम के लिए तो वो जरूरी होता है। 6 दिन के लिए तो बहुत जरूरी होता है। छठे दिन ही ऐसा दिन होता है, फर्स्ट डे, जिस दिन कुछ खाने के लिए दिया जाता है आपको, है ना। फिर वो भी क्या देते हैं? मूंग मसूर की दाल से रोटी, वो भी ऐसी रोटी कि मोमन लगा के, हल्की रोटी, फुल्का, एक फुल्का आपको, वो भी सिर्फ आप एक ही बार खाओगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पाचन शक्ति इतनी मंद होती है, अग्नि इतनी मंद होती है, हमारा शरीर पचा नहीं सकता। इसमें ये नहीं है कि अत्याचार कर रहे हैं आपके साथ, उधर पे शरीर का इतना ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, और वो ख्याल रखना जरूरी है। ये सब क्या सोचते हैं, ब्रेड खा लो, बादाम चबा के खा लेंगे हम, तो हो गया हमारा। नहीं, नहीं होगा। फ्रूट खा लो, नहीं होगा। उस जो शुरुआत के 6 7 8 10 दिन है ना, उस टाइम तो फ्रूट भी डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट भी इरिटेटेड हो जाएगा। तो खाना उस तरीके का खाना चाहिए। ये केवल ऐसे बताया नहीं गया है हम कि हमारे यहाँ दादी नानी दे रही थी तो बहुत, अरे वो खुद वैद्य थी। हमारे यहाँ आते थे क्या डॉक्टर्स कभी? किसके यहाँ वैद्य आते थे? उसके यहाँ कोई वो वैद्य के यहाँ जाता था जिसकी बीमारी ठीक नहीं होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा किचन, तो हमारा रसोई पूरा भरा पड़ा है सारे स्पाइसेस से। और सारी स्पाइसेस क्या है? सब दवाइयां हैं।
है ना। पेटेंट करवा रहे हैं, दूसरे देश क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए तो करवा रहे हैं कि वो उनके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो इतना क्योर कर सकते हैं। क्यों हल्दी का दूध दिया जाता है, क्यों अजवाइन का दूध दिया जाता है, क्यों गुड़ दे रहे हैं, क्यों घी दे रहे हैं? क्योंकि सबकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और बाहर मान रहे हैं आज इस चीज को। पर हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे उसको, पर मानना चाहिए। यही अवेयरनेस आपको फैलानी है, ठीक है। गर्भाशय में यदि कोई दोष शेष रह जाता है, अब देखो इस लाइन को अच्छे से पढ़ो और अंडरलाइन कर लो। अगर कोई दोष शेष रह जाता है तो उसी दिन, प्रसव के दिन, हस्ती पिपली, पिपली मूल, चित्रक, सौंठ, इसका चूर्ण गर्म करके गुड़ोदक के साथ पिलाना चाहिए। अब ये गुड़ोदक क्या है? अभी ये आपका हरीरा है, ठीक है। ये उसके साथ मिला करके ये सारी जड़ी बूटियां देते हैं हमारे यहाँ हमेशा ही। 2-3 दिन के बाद में या जब तक दुष्ट रक्त निकलता हो तब तक उसको पिलाना चाहिए। मतलब जब तक गंदा रक्त निकल रहा है तब तक ये देना ही दे रहा है। हमारे यहाँ उसके बाद क्या देते हैं? हमारे यहाँ उसके यहाँ एक वो होती है, एक अलग तरीके की सुपारी होती है। वो यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए और उसको सही शेप साइज में लाने के लिए सिर्फ 3 दिन दी जाती है वो सुपारी पाक बनाया जाता है उसका, और वो सुपारी पाक खिलाया जाता है। आजकल क्यों यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस कम हो गए? क्यों ये सारी परेशानियां हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, रुक रहा नहीं है या हो रहा नहीं है? क्योंकि हमने वो खाए नहीं है। हम खाते तो ये परेशानी नहीं होती। जब कॉन्ट्रैक्शन पेन्स आते हैं उसको क्यों नहीं झेल पाते हैं सेकंड प्रेगनेंसी? इसलिए नहीं झेल पाते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन होते ही नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि वो पहले पूरा सिकुड़ा नहीं, और सिकुड़ा तो फिर फैला नहीं, और फैला तो फिर वापस सिकुड़ नहीं रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहे हैं। तो वो जो दिए जाते थे वो इसलिए दिए जाते थे। अजवाइन दी जाती थी 6 से 10 दिन तक के लिए, इसलिए दी जाती थी। केवल अजवाइन का पाक बनाया जाता था, गुड़ और अजवाइन, बस। उसके सिवा उसमें कुछ नहीं होता था। तो क्यों बनाया जाता था? कि सारी अंदर से क्लींजिंग हो जाए, सारी सफाई हो जाए, पूरी सूजन को खत्म करता है वो अंदर से। हर तरीके की इन्फ्लामेशन, नॉट द स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को क्लियर करता है, सारे गट को क्लियर करता है। आपकी पूरी आंतरिक सफाई एंड इंटरनल क्लींजिंग जो है ना, वो उससे हो जाती है। उस क्लींजिंग को करने के लिए दिया जाता है, और उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। तो हमें कैसे रखते हैं? कानों में भी रुई लगाओ, सर को बांध के रखो, इस चीज को ऐसा रखो, आपको सर दर्द नहीं होगा। पहले किसी को सर दर्द होता था क्या? हमने तो सुना ही नहीं था, हमारे सर दर्द ही नहीं होता था, हम तो जानते ही नहीं थे कि सर दर्द क्या होता है। पर आजकल देखा है कि बाद में बच्चे पैदा होते पहले उनके सर में दर्द होने लग जाता है। वो सारे क्यों? आपने उस टाइम ना तो बच्चे का सर बांधा, ना खुद अपना बांधा। और वो बच्चा जो 9 महीने गर्भ में रहा है और उसकी गर्मी में रहा है, अब उसे बाहर निकाल के एसी में रख दिया, ठीक है, और उसको कपड़े भी ऐसे पहना दिए, फिर उसका सर भी नहीं ढका जा रहा है, अपना भी सर नहीं ढका जा रहा है, माथे पे भी पट्टी नहीं बांधी जा रही। तो फिर बेडॉल जो सर है, जो आपका सर में दर्द है, ये सब इनके कारण है कि आते ही हवा लगी। अब आप देखो कि क्या होता है। हम कहते हैं कि बाहर से गर्मी में से आए, एकदम हवा में नहीं जाना है। पहले भी ऐसे बोलते थे ना, हमारे दादा ने बोलते, बाहर से आया पंखा मत चलाना, थोड़ी देर पसीने को सूखने दे, थोड़ी देर ठंडा होने दे शरीर को, ठंडा होने के बाद पंखा चला। आजकल हम घर में बाद में घुसते हैं, पहले एसी ऑन करते हैं। पसीने में हवा लगना, शरीर होता है कमजोर उस टाइम। इसलिए जो ये सीजनल बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, हर बंदा बीमार है इस टाइम। क्यों बीमार है? गले खराब है। क्यों खराब है? इसलिए खराब है। पसीने में पानी पीना ठंडा, पसीने में ये इस तरीके से हवा का लगना, ये नुकसान करता है। तो बच्चे के लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। रक्त शुद्ध हो जाने पे विदारी, गंधादि गण और औषधि से सिद्ध घृत युक्त, क्षीर युक्त युगवायु पिलाना चाहिए। क्षीर मतलब दूध है यहाँ पे, तो ये वाली औषधि डाल के और घी डाल के दूध पिलाते हैं। घी डाल के दूध तो पिलाया ही जाता है, सब जानते हैं इस बारे में। सूतिका के शारीरिक बल और जठराग्नि बल को देखकर उसके अनुसार जौ, बेर, कुल्थी से सिद्ध रस के साथ चावलों का भात या न्यूनाधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है ना, कुल्थी वगैरह क्या अंदर से क्लींजिंग कर देगी उसकी सारी। ये सारी चीजें दी जाती है। 1.5 महीने तक इस प्रकार का आचार विचार और नियमों का परिचय के साथ परिचर्या, प्रसूत्या स्त्री के उसके पश्चात आहार और आचार के नियमों के साथ सूतिका नाम से विमुक्त हो जाती है। और ऐसे इसे आचार्य सुश्रुत का मानना है। ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता बनाई है, कि इतने दिन के बाद में उसका होता है। क्योंकि आहार विहार और नियम का पालन करना। आहार का किस लिए? आपके मंदाग्नि है। विहार इसलिए क्योंकि आपके शरीर में ताकत नहीं है कि आप विहार कर सको। नियम इसलिए है ताकि आपका शरीर वापस वैसा ही बन सके जैसा कि हुआ है। हम कहते हैं ना कि माँ और बच्चे दोनों का नया जन्म होता है। अब माँ तो आराम कर नहीं रही है, बच्चा आराम कर रहा है, तो ना तो बच्चे को ही पोषण मिल पाता है, ना ही माँ को मिल पाता है। तो दोनों सिचुएशन खराब है। इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। अब ये जो है ना, सूतिका का हटना, नाम से सूतिका नाम से विमुक्त हो जाती है। जब वो सारे नियमों का पालन करते हैं, 40 दिन तक बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, बेड रेस्ट मिल जाता है, और सारी बॉडी अंदर से हील हो जाती है, क्लिंस होती है, प्लस हीलिंग होती है।
रिजुवनेट होती है, मतलब नई बनती है। 3 काम होते हैं इसके अंदर, जब तीनों काम हो जाते हैं तो फिर वो सूतिका से मुक्त होती है। सूतिका क्या है? सूतिका यही है, इसको नाम दे दिया सूतक को कि ये चीज छूनी नहीं, वो चीज करनी, क्योंकि आप तो करोगे जाके काम, अगर फिर ऐसा है तो। और अगर नहीं है तो फिर आप काम नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो आपको बॉडी को सारा आराम मिलेगा, इसलिए सूतिका बनाई गई थी। जांगल देश में मरुभूमि में प्रसूत हुई सूतिका को पिपलादी कषाय के साथ घी और तेल में से किसी एक को मात्रा अनुसार पिलाना चाहिए। अब ये अलग अलग देशों की जगह, अब मरुभूमि है तो किस तरीके से देना है? मरुभूमि मीन्स डेजर्ट एरिया, मतलब राजस्थान और गुजरात जैसा एरिया जहाँ पे डेजर्ट्स है ना, वहां पे किस तरीके का देना है कि वहां इतनी गर्मी है तो कितने दिन उसका करना है। नित्य स्नेहा का सेवन भी उसको करना है। बलवती प्रसूता 3 दिन तक या 5 दिन तक नित्य स्नेहा का सेवन करे। ये सारी चीजें बता रखी कि क्यों और कैसे, वो आचार विचार देश आदि काल के अनुसार जो बात है वो ये हो रही है। निर्बल प्रसूता को स्नेह के बाद वायु 3 दिन या फिर 5 दिन पिलाना चाहिए। अब ये सारे काढ़े और इन सब के नाम है, ठीक है। इसके बाद स्नेह से युक्त अन्न देना चाहिए। स्नेह से युक्त क्या मतलब है? घी डाल के जो दाल देते हैं हम, घी डाल के जो दलिया देते हैं, घी डाल के जो हलवा खिलाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। अपराह जरायु बाहर निकल जाने पे गर्भाशय पूर्ववत होने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होती है। इस समय योनि गर्भाशय से रक्तस्राव होता है। इसी स्राव के द्वारा गर्भाशयगत दोष बाहर निकल जाते हैं और गर्भाशय की अंतःकला पूर्वतः स्वस्थ हो जाती है। जैसे पहले स्वस्थ हो जाती है वो हो जाती है, तो उसका पूरी तरह निकलना भी जरूरी है, ठीक है ना। जरायु तथा अपरा के बाहर आ जाने पर उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े गर्भाशय के भीतर रह सकते हैं और प्राय रहा करते हैं, रह सकते हैं और रहा करते हैं। वो जो जरायु वो मोटा मोटा सा एक पार्ट जो यूट्रस के चिपका होता है, और अपरा वो जो पतली नाल होती है जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये दोनों जब तक बाहर नहीं आते हैं उसके बारे में बताया गया कि ये जब बाहर आ जाती है फिर उसके बाद में भी उसके कुछ पीसीज अंदर रह जाते हैं, जिसको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंदर रहना ठीक नहीं है क्योंकि ये दोष उत्पन्न करते हैं। अब जो हम कहते हैं ना कि गांठ बन गई यूट्रस में, ये हो गया वो हो गया, वो क्या, उसका पीस जब रह जाता है तो इस तरीके की जोश, और पीस कितना बड़ा पीस, सुई के दाने की बराबर, सुई की नोक के बराबर भी अगर कुछ रह गया ना तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता है। इसलिए इंटरनल क्लेंजिंग होना और ये सब कुछ पिलाना खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये क्रमशः रक्तस्राव के साथ बाहर आते हैं तो इसीलिए 40 दिन लगभग रक्तस्राव होता रहता है। इस प्रकार का दोष युक्त रक्त 3-4 दिन तक साधारणतः बाहर निकलता है। इसके बाद स्राव का वर्ण फीका हो जाता है, मतलब एक स्राव तो होता है पर फीके कलर का होता है, ब्लीडिंग जैसी ब्लड नहीं निकलता है। स्राव पानी के समान कुछ पीलापन लिए हो सकता है, फिर धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है। तो जब स्वच्छ हो जाए तो गर्भाशय को ये स्वच्छ मानना चाहिए। प्रसूतिका में निरपवाद स्त्री सशेष दोष हुआ करती है, जिसको दूर करने के लिए पिपलादी चूर्ण दिया जाता है, ठीक है ना। वो भी अंदर इंटरनल क्लींजिंग के लिए है। अगर पिपलादी चूर्ण देना है तो सशेष दोष का अर्थ नहीं है, कुछ पिपलादी चूर्ण देना है, ये है परिचर्या परिपाटी। परिपाटी मीन्स हमारी परंपरा कि ये देना ही होता है, इसलिए दिया जाता है कि अंदर कुछ रह ना जाए। संहिता में सूतिका को भूख मालूम होते ही पिपलादी चूर्ण युक्त स्नेह देने को बताया गया। घी के अंदर मिला के देते हैं पिपलादी चूर्ण। आदुष्ट शोणितात, जब तक स्राव अधिक खराब रहता है तब तक इसकी अवधि 3-4 दिन तक की बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए पिपलादी स्नेह युक्त 3-4 दिन तक देने का कहा गया है, ठीक है। स्नेह युक्त मत बता दिया मैंने, है ना। शहद में घी में डाल के देते हैं हम इसको। अर्धर्य मास, इससे सूतिका की अवस्था की अवधि बताई गई है, क्योंकि प्रसूता की शब्द स्त्री की इस अवस्था के लिए प्रयुक्त होता है जिस अवस्था में गर्भावस्था प्रसव के कारण उत्पन्न हुए शरीर के हास की पूर्ति होकर के यथापूर्व स्वस्थ होकर के एक दृष्टि से फिर गर्भसम हो जाती है। तो ये इसलिए किया जाता है इतना सब कुछ कि गर्भावस्था के अंदर और प्रसव के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं, जो भी हास हुआ है, मतलब जो भी नुकसान हुआ है, उस सब की पूर्ति हो जाए, ठीक है। अब क्या है विशेष, क्या है, गर्भावस्था प्रसूतिका के बाद गर्भ गुहा में अधिक स्राव होने लगे तो इसे अनदेखा नहीं करना है, उपाय आवश्यक है। ऐसी स्थिति में गल्स जल में फिटकरी डालकर ठंडा फाया भिगो करके पिच्चू बनाकर बार बार रखने से अधिक लाभ मिलता है। ठंडा फाया बना के रख देते हैं योनि मार्ग के अंदर, ठीक है, कॉटन का बॉल बना के। ज्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब 4-5-6 दिन, तो 6 दिन भी मान लो आप, अच्छी ब्लीडिंग होती है निकलने के लिए गंदगी। जब गंदगी बाहर आ गई, दोषयुक्त रक्त बाहर आ गया, उसके बाद क्या है,
बोला फीका हो गया है ना। तो एक स्राव होता है जो पानी जैसा होता है, होता तो ना हर समय रहता है वो, पर वो पानी जैसा होता है। कभी क्या होता है बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर वापस से होने लग जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर होने लगता है, फिर स्पॉटिंग स्पॉटिंग होने लग जाती है, फिर वो स्पॉटिंग भी फिर कभी होती है कभी नहीं होती। ऐसा लगभग 40 दिन तक चलता है। पर अगर इसके बीच में वापस ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। त्रयोदश उपाय क्या है, प्रसूति का रोग और उसके बचाव कौन कौन से किस किस प्रकार के रोग अब इसमें हो सकते हैं। अब मिथ्याचार और अत्यल्पन के कारण सूतिका की जो कोई व्याधि होती है वह कृष्ण साध्य होती है और वह असाध्य भी हो सकते हैं। वह और इसलिए व्याधि सात्मक उपायों द्वारा बचाव और चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए प्रसूति के पश्चात धातु क्षीणता की पूर्ति के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए प्रसूता को पर्याप्त पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। क्या होता है अधिकतर तो धातु क्षीणता में ये हमारा जो फिरस सीरम होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आयरन कंटेंट हमारा कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसी से होती है। तो खून की कमी को बढ़ाए रखने के लिए इस तरीके का खाना पीना पौष्टिक आहार उसे देना चाहिए, धातु क्षीण न हो इसमें। प्रसूता की कोई बीमारी नहीं है और उसको बंधन दिया जाए या अल्प मात्रा में आहार दिया जाए तो भी वो नहीं फिर उसको कर पाएगी, वो भी फिर बीमार हो जाएगी। प्रसूता का 9 महीने बालक का बोझ उठाने के कारण तथा कठिन परिश्रम के कारण उत्पन्न हुई स्वस्थ मनुष्य की परिश्रांता अवस्था है, जिसमें थकावट दूर करने के लिए मनुष्य की अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। फर्क इतना है कि प्रसूता की पाचन शक्ति कमजोर होती है, अतः आहार ऐसा हो जो माँ के शरीर मन और के साथ शिशु के लिए भी उपयोगी हो और जिससे किसी भी तरह की न्यूनता ना आए, ठीक है। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है, ये बार बार इसलिए आ रहा है कि देखो चाहे उसे कोई बीमारी नहीं हुई फिर भी जो पर्सन है उससे ज्यादा उसका शरीर थका देने वाला है, उसका शरीर थक चुका है, उसका शरीर परेशान हो चुका है। तो उसका जो शरीर है, बॉडी जो है उसकी थकी हुई बॉडी, उसको ठीक करने के लिए हमें ये सारी चीजें उसको क्या बोलते हैं, पौष्टिक आहार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पौष्टिक आहार उसे अच्छे से दिया जाता है तो उसकी जो शरीर की थकान है वो जाएगी, साथ में उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी और जितना भी नुकसान हुआ है शरीर का वो ठीक हो जाती है। ये परिश्रांता अवस्था है, मतलब हम आराम की अवस्था जैसे कहते हैं, विश्राम वाली अवस्था कहते हैं, वो जरूरी है चाहे कोई बीमारी हो या ना हो। बस केवल इसमें इतना अंतर है कि उसका आहार ऐसा हो जो सुपाच्य हो, क्योंकि उसकी जो आहार वाली क्षमता है, मतलब पाचन शक्ति है, वो मंद हो जाती है। इसलिए शरीर और कपड़ों की सफाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। उदर पर वस्त्र पट बांधना चाहिए जिससे शीत के कारण शीत से शरीर की रक्षा की जाए और समुचित आराम की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार का संक्रमण न हो सके। अब देखो मैंने पट्ट बांधना वाली बात पहले ही कही थी, वो यहाँ इधर आई गई, उदर पर वस्त्र बांधना चाहिए, ठीक है। प्रसव के कारण गर्भाशय और अत्यल्प मार्ग वर्णयुक्त और कमजोर हो जाता है जिससे जीवाणु संक्रमण और ज्वर आदि का भय रहता है। तो हम जरूर ध्यान रखें कि यूरिन इन्फेक्शन भी इस टाइम हो जाता है और गर्भाशय में भी किसी भी तरीके का जीवाणु संक्रमण हो सकता है, मतलब फंगल इन्फेक्शन वगैरह, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसका बहुत ज्यादा साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना है। इसलिए निसंक्रामक उपाय, आसपास वस्त्र पात्र आदि को कीटाणु रहित रखना आवश्यक है और जीवाणु प्रतिरोधी उपयोगों को प्रयोग करना चाहिए। सूतिका की स्थिति असामान्य हो तो तुरंत औषध उपचार करना चाहिए। संपूर्ण आराम और देश काल ऋतु के समयानुकूल औषध और आहार परामर्श कराना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो। सूतिका परिचय में योनि और गर्भाशय के अंदर निर्दुष्ट रखना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन विसंक्रामक द्रव्य से उस स्थान को विशोधन करके सुखाकर वाष्प विशोधित करके जो भी हम पैड्स वाले जो बात है ना, ये वहां पे वो आ रहा है कि उस तरीके से होना चाहिए कि वो शुद्ध हो, स्टेरिलाइज्ड हो। उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना हमारा जरूरी है और अतः स्वच्छता और पौष्टिक द्रव्यों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाइजीन और आहार, पौष्टिक आहार, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेन जो सारी बात है वो यही है। और अत्याधुनिक मतानुसार प्यूपेरल पायरेक्सिया कहते हैं जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है, इसके कारण भी अस्वच्छता ही है, ठीक है। धुले वस्त्र, स्वच्छ पट्टिका आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टेरलाइज पैड्स यूज करो, अगर आप क्लॉथ यूज कर रहे हो तो वो भी स्टेरलाइज होना चाहिए। इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। द्रव्य पेय अधिक पीना चाहिए जिससे विषाणु रक्त प्रवाह में विलायित होकर के बाहर निकल जाए, वृक्कों से उत्सर्जित हो जाए। वृक्क मीन्स आपकी जो किडनी है ना, किडनियों से बाहर आ जाएगा। पानी मतलब लिक्विड आप ज्यादा ले रहे हैं, तो पानी तो बहुत ज्यादा नहीं पिलाया जाता है पर लिक्विड जितना ज्यादा लेते हैं वो,
आहार पर्याप्त पौष्टिक होना चाहिए। सूतिका के आहार में विटामिन और प्रोटीन मिले होने चाहिए। पौष्टिक आहार में बादाम की कतली या पाक विशेष लाभकारी होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सामान्य स्वास्थ्य को उन्नत बनाने की दृष्टि से स्वच्छ वायु का सेवन उत्तम होता है। और सूतिका काल में जीवाणुरोधी जंतु लिग्न विलयनों का घोल, डिटॉल आदि का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। जितना भी कपड़े लत्ते ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिटॉल के अंदर क्लीन करके ही सुखाते हैं ना, और धूप में सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि धूप में नहीं सुखाओगे तो उसके कीटाणु, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जो भी कुछ है वो उसी में रह जाएंगे, क्लीन नहीं हो पाएगा, वो स्टेरलाइज नहीं हो पाएगा। धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट हमारा लेसन है संतति निग्रह, मतलब परिवार नियोजन। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये प्राकृतिक कर्म है संतान उत्पत्ति करना, पर उसके लिए हमें प्रसूति बोल दिया, परिवार नियोजन, संतति निग्रह भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये लिख रखा है संतानोत्पत्ति श्रेष्ठ है, सौभाग्य का चिन्ह है। इसे तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लोगे। कालक्रम में आज स्थिति बदल गई है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन बहुत ज्यादा जरूरी है और व्यापक इसकी योजनाएं इसीलिए बनाई गई हैं। तो हम लोग परिवार नियोजन, बर्थ कंट्रोल के लिए हम चीजें ध्यान रखें। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो लेते हैं, मैं तो उसके लिए हाँ नहीं कहूंगी। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जगह पे कुछ और भी चीजें आप यूज कर सकते हो, जो बहुत सारी तरीके की चीजें आजकल तो है। हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाने चाहिए, ठीक है। कारण यह सब है कि अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, परिवार सब सुखी रहे, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, अच्छा लालन पोषण हो और सुख सभी को प्रदान करें हम। इसी कारण से हम क्या जनसंख्या वृद्धि को विकास के रोड़े में आया हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, बर्थ कंट्रोल को। परिवार, जाति और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए कम संतान की उत्पत्ति उचित है। इससे संतति निग्रह, यह समाज का कारण है, सामाजिक कारण है, इसलिए संतति निग्रह का चयन किया गया है, ठीक है। अब इन परिस्थितियों के कारण क्या है, हमारा संतति निग्रह हमने जरूरी माना है। अब उसके अंदर क्या है, आनुवांशिक रोग, गर्भपात, संघातिक रोग वगैरह हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि स्वास्थ्य संतति निग्रह के कई कारण हैं, जैसे स्वास्थ्य रक्षात्मक कारण, जिसमें माता और स्वास्थ्य की रक्षा है तो शिशु के लिए स्वास्थ्य की रक्षा, चिकित्सा कारण से स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान में रखा जाता है। अब इसमें गर्भपात, संघातिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, इन परिस्थितियों में बर्थ कंट्रोल बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब बर्थ कंट्रोल कैसा होता है, अस्थायी और स्थायी दो तरीके का होता है। तो अस्थायी के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्डम्स हैं, और क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शंस वगैरह हैं जो हमारे बर्थ कंट्रोल में काम आते हैं। और जो स्थायी परमानेंट वाला तरीका होता है वो क्या होता है, जो हमें, जिसे हम नसबंदी बोलते हैं। ये हमारा औरतों की और आदमियों में दोनों में होता है, जिसके द्वारा आप स्थायी वाला जो मेथड है बर्थ कंट्रोल का वो भी अपना सकते हो। ये बस हमारा लास्ट था और आज ये खत्म होता है, ठीक है। 4-5 मिनट रह गए हैं, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये भी सारी चीजें जरूरी थी, इसलिए लास्ट हमने इसको खत्म कर दिया।